Success is not overnight process, which is result of hard work and various kinds of struggle. नमस्कार दोस्तों, CSP एकेडमी में के टॉपर्स टॉक सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्होंने अपने सफलता का जर्नी कहां से और कैसे प्रारंभ किया था और इस जर्नी में किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया है, इन्होंने किस तरह के चैलेंजेस को फेस किया है, साथ ही साथ प्रीलिम्स को लेकर के इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है। 67 प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाले हैं, बच्चे लोग काफ़ी उधेड़ बुन में है, प्रीलिम्स का कट ऑफ काफ़ी बढ़ रहा है, तो उन सब पॉइंट्स को भी ये डिस्कस करेंगे। साथ ही और उसके साथ ही मेंस में अगर बात की जाए तो आंसर राइटिंग का क्या है, इसको ये होता है मेंस में इंपॉर्टेंस होता है, उसको लेकर के फिर ऑप्शनल पेपर को लेकर के भी बच्चे काफ़ी उधेड़ बुन में रहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं इनके साथ चर्चा करूँगा। आपका स्वागत है रोहिणी हमारे सीरीज में, टॉपर्स टॉक सीरीज में। तो सबसे पहले हमारा आपसे हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपने अपनी सक्सेस जर्नी कहाँ से और कैसे प्रारंभ की थी। सर, जैसे आपने पहले ही कहा कि कोई भी जो सक्सेस जर्नी होती है वो अप एंड डाउन से भरी होती है, बहुत सारा स्ट्रगल होता है उसमें। तो एग्जैक्टली सर, सब लोगों की लाइफ में वो होता ही है, जो भी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो जो एक फेज होता है स्ट्रगल वाला, वो और लोगों की तरह सर मैंने भी फेस किया था। कभी आप मेंटली प्रेशराइज हो जाते हैं, उस चीज़ से ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट खुद को थोड़े देर के लिए कहीं और डाइवर्ट करके जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है जो हम पसंद करते हैं, या जो और कुछ जो आर्ट होता है हम अपने अंदर रखते हैं, उन सब चीज़ों के द्वारा अपना फ्रस्ट्रेशन हम कम करते हैं और डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करते हैं। जो हॉबीज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, हॉबीज इंपॉर्टेंट थी। हॉबी आप लोग भी अपना डेवलप करें ताकि अपने स्ट्रेस को क्या करें, मैनेज कर पाएं। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाले हैं और प्रीलिम्स का कट ऑफ काफ़ी बढ़ गया है। तो इस बढ़े हुए कट ऑफ में बच्चे किस तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाएं, जैसा कि आपने भी फॉलो किया होगा, ताकि उसका प्रीलिम्स जो है वह सिक्योर हो और प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा ये कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, जो होगा नहीं होगा, एक ठीक ठाक कट ऑफ वह अचीव कर ले। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स को लेकर के? सर, प्रीलिम्स को लेकर जो सबसे पहला काम करना है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमको लगातार देखना है और कंटिन्यू उसके लिए प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 40% टू 50 कभी कभी अप एंड डाउन होते रहता है रेशियो, बट प्रीवियस ईयर पूछते रहते हैं। तो पहला काम ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर को हम अच्छे से कर लें। और मतलब अदर स्टेट पीसीएस के भी जो क्वेश्चंस है ना, तो उन लोगों को उन क्वेश्चंस को भी हम कर ले साथ में। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज अगर हम करते हैं जब, तो एक ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट शुरू किए और फिर लगे कि जब तक वो ख़त्म नहीं होता है दूसरा ना करें। जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते लगातार ऐसा होता है कि फिर वो दिमाग काम करना बंद कर देता है कि ये अब नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट इससे ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लें। हाँ, तो रिफ्रेशमेंट हो जाता है, क्योंकि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दे बीच में, अब मेरे से नहीं होगा, तो बीच बीच में सब्जेक्ट चेंज करके और पढ़ते रहें और क्वेश्चन ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हम लगाएं। ओके, तो अपने कोचिंग का जो अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, उसकी देखा होगा, उसमें जो है हमने टेस्ट सीरीज के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट के स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक टेस्ट रखा है। तो अकॉर्डिंग टू यू वो काफ़ी हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा। और सेकंड थिंग मैं ये जानना चाह रहा था, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को कुछ कैटेगराइज करना चाहिए बच्चों को, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका जो दिया ही जाता है आंसर नहीं करने के लिए प्रीलिम्स में, और बच्चे उस क्वेश्चन के पीछे लगे रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे देखते थे, किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को टैकल किए थे? सर, मेरा जो तरीका है पीटी का, तो फर्स्ट मैं क्या करती हूँ सर, 100 से 150 क्वेश्चन, 1 से 150 क्वेश्चन है। तो पहली बार में मेरा ये होता है बनाने का तरीका कि पहली बार में मैं उन सभी क्वेश्चंस को करती हूँ जो मुझे 100% याद है। तो वो तरीका, ताकि सर इससे समय भी बचता है और ज़्यादा दूसरे क्वेश्चंस पे टाइम दे सकते हैं हम। हाँ, तो पहली बार में सर जितना मुझे 100% आता है उसको मैं पहले कंप्लीट करती हूँ। देन वो क्वेश्चन जहाँ मैं सिर्फ 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ उसको करने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद जो फिर और सर थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के या कुछ कभी कुछ चीज़ से रिलेट करके
जैसे ईयर है या फिर कोई ऐसा प्रॉपर वर्ड है जिसको हम रिलेट करके उसका आंसर निकाल पाते हैं। हाँ, तो इन सब चीज़ों को सर लास्ट में टाइम देते हैं, क्योंकि टाइम बचता है। पहले जो हम फर्स्ट राउंड में जो कंफर्म्ड आंसर बनाते हैं तो टाइम हमारे पास कुछ बच जाता है, जिसको कि हम लास्ट में यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो हमें फंसाते हैं। तो अगर हम शुरू में ही उन क्वेश्चंस में उलझ जाएंगे तो जो हम कंफर्म है जिस क्वेश्चन के लिए वो भी शायद ना कर पाए। एग्जैक्टली। तो मेरा भी मानना है आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, क्वेश्चन को कैटेगराइज करेंगे, इजी क्वेश्चन में, मॉडरेट क्वेश्चन में, डिफिकल्टीज के लेवल को भी आप लोग थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर क्या करना है, एक्शन करना है ना। जो एग्जाम हॉल में जो आपका यह एक्शन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने क्या पढ़ा है ऑब्वियस ही बात है वह एग्जाम हॉल में ही रिफ्लेक्ट होता है। कुछ इस तरह के साइंटिफिक तरीके से, इस तरह के स्ट्रेटेजी से जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों को आप कम कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट थिंग है, जो ट्रू और फॉल्स में बच्चे फंसते हैं। कहते हैं ना हमारा रिजल्ट कभी टफ क्वेश्चन से नहीं छूटता, आसान क्वेश्चन से छूटता है। और ये ट्रू फॉल्स वाला मामला क्या है? नहीं सर, होता है ऐसा ना कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे हाँ। सवाल कोई अगर बहुत ज़्यादा इजी है तो ये भी मानना मुश्किल हो जाता है कि इतना इजी सवाल कैसे दे सकते हैं। तो ऐसे में जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना तो गलत करके आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, विश्वास रखना है अपने ऊपर। हाँ, लास्ट वन क्वेश्चन, प्रीलिम्स की तैयारी एग्जाम के कितने दिन पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चों को? बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बोलते हैं जो सर प्रीलिम्स 68 का, अगर मान ली 67 का अपकमिंग है, लेकिन 68 के प्रीलिम्स की तैयारी का क्या यह अभी सही समय है? कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं सर मैं अभी से करना चाहता हूँ प्रीलिम्स, तो कब इसका सही राइट टाइम होना चाहिए? सर शुरुआत करने के लिए तो कोई सही समय होता नहीं है, हम जब जागते हैं तभी सवेरा होता है। तो इसीलिए सर ये क्योंकि पीटी का जो प्रोसेस है वो मतलब अभी के समय में जो ई ऑप्शन आ गया है इसकी वजह से थोड़ा सा टफ हो गया है। तो क्योंकि हमें बहुत सारा फैक्ट याद रखना पड़ता है, कंसेप्ट याद रखना पड़ता है, और उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि पीटी है तो उसके 1 महीने पहले से प्रिपेयर करेंगे, 2 महीने पहले से प्रिपेयर करेंगे। हम लगातार अपनी तैयारी करते रहेंगे। 4 महीने का टाइम सफिशिएंट, वो सर हाँ सफिशिएंट है। लास्ट टाइम में हम थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू हम अपना तैयारी करते रहेंगे सर। तो प्रीलिम्स को लेकर के आप लोगों को और कोई कुछ क्वेरीज है तो हमारे मैसेज बॉक्स में डालें और मैं उसका आंसर आपको सेंड करूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं मेंस पे बात करते हैं। ऑब्वियसली बात है प्रीलिम्स निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं निकलना दुर्भाग्य है, होता कुछ नहीं है ना। तो मेंस इंपॉर्टेंट है, हमारा मेंस जो फाइनल सिलेक्शन हमारे मेंस से होते हैं। तो मेंस को लेकर के किस तरह की रणनीति आपने अपनाई थी, और दूसरा मेंस में ऑप्शनल पेपर आपका क्या था? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ऑप्शनल पेपर क्या था आपका? सर मेरा ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री रहा है। ओके, आपका ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री रहा है। तो हिस्ट्री को लेकर के थोड़ा सा अभी जो बीपीएससी का जो ये देख रहा हूँ मैं, बच्चों में कंफ्यूजन है जो भी हिस्ट्री से मार्क्स नहीं आते हैं, क्या ये सही है? सर ऐसा नहीं है कि मार्क्स आते नहीं हैं, नहीं तो मेरा भी रिज़ल्ट हिस्ट्री से ही है, और बाकी लोग भी बहुत सारे लोग हैं जिनका रिज़ल्ट है हिस्ट्री से। एक तो सर तरीका होता है कि जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो डिमांड है हम उसको फुलफ़िल करें, और जो हमारे लिखने का जो पैटर्न है वो उतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उसका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है वो मार्क्स दे। अगर हम कहानी लिखते चलेंगे तो वो मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आपको लिखना है जो क्वेश्चन का डिमांड है, ना कि आप जो कंटेंट तैयार करके गए हैं उसको लिखना है। मतलब हमको वो बताना है जो वो पूछ रहे हैं, उनको ये नहीं बताना है जो हम जान रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो आंसर राइटिंग में ध्यान रखना 2-3 बातों को। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या डिमांड है, बस उतना ही, नॉलेज नहीं दिखाना है आपको। क्वेश्चन का क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको राइट करना है। इसके लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितना हेल्पफुल होता है? सर मेंस का जो आंसर प्रैक्टिस है वो तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि सर इससे एक तो हमारे जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप होता है, प्लस एक जो टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है कि बहुत लोग स्पीड जो होती है कि सब बच्चों को आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाते, छूट जाता है उनसे, टाइम नहीं रहता है। तो कंटिन्यू हम करेंगे, कम से कम अगर हम रेगुलर तैयारी में हैं प्रोसेस में तो एक आंसर पर डे तो करना चाहिए। सर जब तक पीटी के लिए हम मतलब रेगुलर जो तैयारी कर रहे होते हैं तब तो हमें बीच बीच में आंसर प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन जब हमारा पीटी का रिज़ल्ट आ गया हुआ होता है तो तब कंटिन्यू एक ऑप्शनल का पर डे और एक जीएस सब्जेक्ट का पर डे आंसर प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसके बाद कोशिश करना चाहिए कि हम शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाते चले, ताकि लास्ट टाइम जो होता है, लास्ट टाइम में टाइम नहीं मिलता है कि हम पूरा आंसर को कवर करें। एग्जैक्टली, बहुत लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाते। हाँ, तो जो रिव्यू अगर हम लोग करते हैं, जो पॉइंट होती है वो चीज़ हमारे दिमाग में, जो फैक्ट रहता है
तो कंटिन्यू प्रैक्टिस आंसर का ज़रूरी है, क्योंकि वो धीरे धीरे स्किल डेवलप होते जाता है। तो टॉपिक रिव्यू, सब्जेक्ट रिव्यू और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आंसर रिव्यू, यस सर। यह एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होता है। प्रीवियस ईयर तो सर बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन पीटी रिपीटेड है, आप भी देखेंगे Yes, sir. हाल ही में जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, रिपीट क्वेश्चंस आए हैं। सर, तो तैयारी के शुरू में ही सर पहले हमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही तैयार करना ज़्यादा Exactly, हेल्पफुल हाँ। होता है। अच्छा ये बताइए, क्या इसके लिए कोचिंग अनिवार्य है, कंपलसरी है? कंपलसरी वर्ड सर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से भी कर लेते हैं, लेकिन हाँ। सर वो उनकी संख्या बहुत कम होती है। ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कैसे शुरू करना है, क्या करना है, आगे फिर कैसे तैयारी करनी है, किस दिशा में जाना है। इसके लिए कोचिंग का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो वो वहाँ पे सर उन लोगों को बताया जाता है कि आपको कैसे तैयारी करनी होती है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने में अच्छा होना काफ़ी नहीं होता है, हमें एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ना होता है। उसके लिए सर कोचिंग का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। कोचिंग का रोल इम्पोर्टेंस इस कंटेक्स्ट में होता है जो आपको एक सही दिशा निर्देशन मिलता है कोचिंग से, टारगेटेड पढ़ाई होती है, जिससे आपका जो है सक्सेस जर्नी जो है थोड़ा आसान हो जाता है। हम ये नहीं कहेंगे जो आपको सक्सेस करवा देता है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, वह केवल आपके रास्ते को क्या करता है, आसान बना हाँ, देते हैं सर, समय की exactly, बर्बादी हाँ, कम समय की होती बर्बादी है। कम होती है। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारण से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बिना कोचिंग के सफल नहीं हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। चल, इसमें मैं कुछ और बात करूंगा। वर्तमान बिहार सरकार महिलाओं को लेकर के काफी सजग है और बहुत सारे कार्यक्रम उठा रही है। तो बीपीएससी में किस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, इसका एग्जाम्पल आप दिख रहा है। और बहुत सारे टॉपर्स टॉप के सीरीज में बैक टू बैक आप ही लोग हैं। तो और क्लास में भी मैं देखता हूँ जो हमारे क्लास में 60-40 का रेशियो, 60% वुमेन्स गर्ल्स है और 40% ही बॉयज इसका ईयर। तो क्या बिहार सरकार की जो यह पॉलिसी है, इसमें ऐसे बच्चे भी हैं, बहुत सारे बच्चे कई हैं, स्टूडेंट्स कहीं आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से, जानते हैं बिहार का समाज हमारा है, महिलाओं की शादी हो गई है, लेकिन अभी भी मेरे पास कॉल आता है, सर मैं प्रिपरेशन करना चाहती हूँ लेकिन फैमिली लायबिलिटी यही है। तो वैसे महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो किस तरह से वो प्रिपेयर करें ताकि वो अपने फैमिली को मैनेज करते हुए? सर सबसे पहले तो ये देखें कि अच्छी बात तो ये है कि सर वो प्रिपेयर करना चाहती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए, खासकर इंडिया में तो है सर, खासकर बिहार में आ जाते हैं जब हम, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई मैरिड गर्ल वुमेन है अगर, और वो कहती है कि मैं प्रिपेयर करना चाहती हूँ, तो कॉन्फिडेंस तो सर सबसे पहले वहीं दिखता है कि उसमें जज्बा है, शक्ति ही अपने आप में हाँ दिखती है। उसके बाद सर मैनेज करने की बात होती है, तो वुमेन जो होती है सर मैनेजमेंट में उसका कोई जवाब नहीं है, उससे बेटर पता होता है कि मुझे क्या कैसे मैनेज करना है, मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करके रखना है। तो वो उनको पता होता है कि, और सर वो जब इच्छा शक्ति होती है तो हम किसी चीज़ के लिए अच्छे से और कर पाते हैं। अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति है कि वो हम करें, तो सर वो अच्छे से फैमिली भी मैनेज कर लेती है और पढ़ाई भी कर लेती है, और सर ऐसा होता है तो फैमिली भी दिन उनको सपोर्ट करने लगती है। कहीं ना कहीं एक कदम वो लोग भी आगे बढ़ाते हैं जब देखते हैं कि वुमेन उस लायक है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज था जिन्होंने मेरे को कॉल किया था, सर मैं करना चाह रही हूँ लेकिन फैमिली प्रॉब्लम के कारण, फैमिली के कारण मैं नहीं कर, लेकिन विलिंगनेस इज इम्पोर्टेंट थिंग, आप में इच्छा शक्ति है, यही आपका सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट ये है, जो रूरल एरिया, रूरल बैकग्राउंड के कुछ बच्चे ऐसे भी कॉल करते हैं, सर मैं पटना नहीं आ सकता हूँ, मैं घर पे ही रह के प्रिपेयर करना चाहता हूँ, या मेरे पास मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी नहीं है मैं पटना को अफोर्ड कर पाऊँ। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना होगा आपको? सर ये तो डिजिटल वर्ल्ड है अभी, तो अभी जो नेटवर्क है वो पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में है। तो यूट्यूब है, गूगल मीट है, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं सर जिसके थ्रू हम क्लास कर सकते हैं घर पे भी। अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो फाइनेंशियल होता है, तो सर बहुत सारे कोचिंग है। आपके कोचिंग में भी सर फ्री बच्चों का एजुकेशन दिया जाता है। में भी है, हमारी कोचिंग में, अगर आप डिजर्व करते हैं, हाँ, डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, तो हमारे यहाँ भी आपको मोस्ट वेलकम है, हमारे यहाँ भी आके आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप डिजर्व करते हो। हाँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे यहाँ आए हैं जो आते हैं मोटरसाइकिल से या फिर अपनी ऑन व्हीकल से, और बोलते हैं जो सर मुझे फी डिस्काउंट कीजिए, तो वो जस्टिफाई नहीं, वो जस्टिफाई नहीं। तो सर ऐसे रूरल एरिया में रह के तैयारी करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सर इस समय
कहीं भी मटेरियल अवेलेबल हो जा रहा है कि व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह पे पूरा PDF और बीपीएससी का अवेलेबल है। डिफाइंड एरिया है, बीपीएससी के सिलेबस को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। प्रीलिम्स में फैक्चुअल एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ Yes, sir. इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं, कुछ बुक्स का मैं नाम जानना चाहूँगा बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो बच्चे कोचिंग नहीं करके बिना कोचिंग किए उस बुक्स को प्रीफर करें, ताकि वह जो है हाँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए सर सबसे बेस्ट लूसेंट है सर। लूसेंट है, exactly, लूसेंट है, लूसेंट उसके बाद जानते ही हैं, ये सर ऐसा है, हाँ। घटना चक्र है। घटना चक्र मींस क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चंस है ना? बैंक वो भी है सर एक तरह का, और उसमें सर प्रीवियस ईयर और अदर स्टेट PCS के क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं सर। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र का आता ही है सर सीरीज़। उसके यूट्यूब पे कुछ चैनल है जिनका हम हेल्प ले सकते हैं सर, वो और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगा सकते हैं, जिसके लिए सर यूट्यूब एक बेटर प्लेटफॉर्म और MCQ की जहाँ तक बात है, तो MCQ के लिए मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। तो बच्चे ऐसे हैं प्रिविलेज कंडीशन में हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, पेइंग कैपेसिटी नहीं, तो अपना जो टेस्ट सीरीज अपने कोचिंग का जो चल रहा है 31 टेस्ट का सीरीज है, तो टेलीग्राम के थ्रू उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा सकता है, बशर्ते कि वह जेन्युइन कैंडिडेट हो। बहुत टाइम मैंने देखा है जो बच्चे पे कर सकते हैं, वह ऐसा नहीं है उनको किसी ग्रांट की जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी वो ग्रांट को एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप ग्रांट लेंगे तो एक्चुअल में जेन्युइन स्टूडेंट मिस कर जाएंगे। तो कोचिंग का भी अपना एक लिमिटेशन होता है, जो उतने बच्चे को ग्रांटेड कर सकता है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। MCQ सीरीज और टेस्ट सीरीज वगैरह में आपको यहाँ से वो सारे हेल्प दिए जाएंगे। तो आज रोहिणी आनंद ने बहुत सारी बातों पे डिस्कस किया है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, अगर आप वुमेन्स हैं तो वुमेन्स को लेकर के क्या आपका नज़रिया होगा, अगर आप में विलिंगनेस है तो आप ऑब्वियस सी बात है आप फर्स्ट स्टेप को क्रॉस कर रहे हैं ना। Yes, sir. अगर आप पे इच्छा शक्ति है, आफ्टर मैरिड आप में विलिंगनेस है मैं प्रिपेयर करूँ और फैमिली को मैनेज करते हुए प्रिपेयर करूँ, मीन्स आपने पहली लड़ाई जीत ली। पहली लड़ाई सर घर की लड़ाई। एग्जैक्टली, पहली घर की लड़ाई आपने जीत ली है। तो मेरा यही कहना होगा आप लोगों से भी, अगर किन्हीं को प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन में कोई भी चीज़ बाधा नहीं बन सकता है। और सक्सेस को जो ये है टैलेंट है, टैलेंट कभी रुकता नहीं है। टैलेंट जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसको बहुत सारे बेस मिलते चले जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपर्स टॉक का दूसरा सीरीज आज खत्म होता है। नेक्स्ट सीरीज में हम किसी और अपने पूर्व छात्र से मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।